हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। और मैं आपका सुशील सर आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। और ये काफी हाई वेटेज रखता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में ये बड़ा चैप्टर भी है। तो एक बार और हम लोग इस चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे, मतलब डिफरेंट पार्ट्स बनाकर कवर करेंगे ताकि समझने में भी अच्छा हो, और टॉपिक वाइज जब क्वेश्चंस डिस्कस करें तो वो आप उस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से पकड़ पाओ, समझ पाओ, ताकि जो नए क्वेश्चंस भी बने एमसीक्यू असर्शन रीजन उनका भी आसानी से जवाब दे पाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ द लाइट को समझेंगे। व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या। ठीक है, देन हम लोग चूंकि रिफ्लेक्शन हमारा पहला पार्ट हो रहा है, देन रिफ्रैक्शन उसके बाद में देखेंगे, और फिर प्रिज्म वगैरह ह्यूमन आई भी देखना है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, इमेजेस कैसे बनते हैं और इमेजेस होता क्या है, इन सब बातों को भी यहां कवर करेंगे ताकि बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इमेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, ताकि न्यूमेरिकल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस चैप्टर, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बाबू सबसे पहले लाइट क्या है। तो लाइट का डिफिनेशन अगर किसी को बोलना है तो आप बोलोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने में मदद कर रहा है। चीजों को हम लोग देखते हैं लाइट की वजह से ही, अंधेरे में आपको चीजें दिखेंगी नहीं। ठीक है, कैसे देखेंगे, लाइट कैसे मदद कर रहा है वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके स्पेस में भी ट्रेवल कर रहा है। सन से अर्थ तक जो स्पेस है वहां भी ट्रेवल करके आपके अर्थ तक ये पहुंचा है। ठीक है, इसलिए ये मैकेनिकल वेव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। हम लोग पीछे मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे हाइजन का जो वेव प्रिंसिपल आया था तो उन्होंने इसको मैकेनिकल वेव बोला था। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वेव कहां वैक्यूम में ट्रेवल करता है, तो बाद में ठीक है मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट दिया, और वहां से हमें पता चला कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, क्योंकि वेव होने के कारण ये फॉलो करेगा वेव इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ को। ठीक है, इसका भी थोड़ा मोड़ा यूज है, क्योंकि ये वेव है इसलिए इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, एक और बात यहां जिक्र कर देते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल भी माने हुए थे। जैसे न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बोला कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम कॉर्पसस दिया। ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट इसको वेव बोल के चलते थे। ठीक, ये बहुत सारे फेनोमेना वेव का दिखाता था, वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करता था। अब बहुत सारे जगह पर ये अपने पार्टिकल नेचर को दिखाता था, इसलिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट में बोला गया लाइट के पास डुअल नेचर है, ये पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लो कि लाइट डुअल प्रॉपर्टी रखे हुए है। क्योंकि आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसके पास वेव का भी प्रॉपर्टी है, साथ में ये पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी रखे हुए हैं। ठीक है, ये मीडियम की जरूरत नहीं लेता है ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में आराम से ट्रेवल करता है, मीडियम में भी ट्रेवल करता है। वैक्यूम में जो इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये हाईएस्ट नोन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल और ए वेव है। इससे ज्यादा वेलोसिटी अभी तक हम लोग देखे नहीं है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट है ये वेलोसिटी। ये बहुत सारे फेनोमेना में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सारे दिखाते हैं, हालांकि इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से मतलब है। ठीक है, डुअल नेचर रखे हुए हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां, पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी, मतलब ये पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है और वेव का भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके पास वेव पार्टिकल डुअलिटी है, मतलब वेव का भी डुअल नेचर हो गया, वेव प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। हम लोग यहां इन डेप्थ में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि इसकी ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। ठीक है, अब इसलिए हमने क्या किया है, लाइट के स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे या रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो पार्टिकल के प्रॉपर्टी को डील करेंगे, और जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर लाइट को एज ए वेव कंसीडर करेंगे। ठीक है, चूंकि दोनों है तो दोनों जगह पर इसको पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को एज ए पार्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल देख रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। और वेव ऑप्टिक्स में जाहिर बात है, वेव नाम ही है तो वेव प्रॉपर्टी देखेंगे उसका। ठीक है, हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10 में, वेव ऑप्टिक्स नहीं, ये क्लास 12th में है आपका। ठीक है, तो हम लोग पार्टिकल नेचर डील कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारा जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन दिखाएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब ये जब भी चलेगा तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलेगा। हाँ, मीडियम चेंज होते ही ये बेंडिंग करेगा, बेंड करेगा, लेकिन कर्व बेंड नहीं करेगा। मीडियम चेंज होते ही ये दूसरे मीडियम में भी स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगा। मतलब आप जब भी लाइट रे को देखोगे तो आप उसे स्ट्रेट पाथ में ही देख सकते हो, आप मुड़ता हुआ नहीं देख सकते हो, उसे रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नहीं देखोगे, आप स्ट्रेट पाथ में ही कंसीडर करोगे। ठीक है, वो देखेंगे आगे चलकर। ठीक, रिफ्लेक्शन देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन देखेंगे, दोनों जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, देन डिस्पर्सन देखेंगे प्रिज्म में। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, डिस्पर्सन भी पढ़ना है प्रिज्म में। ठीक है, वन बाय वन करके कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमें क्यों दिखाई देता है। जैसे आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो आपको वो दिखता कैसे है वो समझना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट स्ट्राइक करता है, ठीक है, जब लाइट इंसिडेंट होता है तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपके आई में इंटर करेगा तो ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा आपके लिए। मतलब आपने चीजों को कैसे देखा, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो विजिबल है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये तो मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कलम दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के कारण, आपको कोई भी चीज दिख रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका बुक दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब बुक ने भी रिफ्लेक्शन किया। वाटर बोतल दिख रहा है रिफ्लेक्शन के कारण, दूसरा पर्सन दिख रहा है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आई में इंटर किया, आपको वो ऑब्जेक्ट दिख गया, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट सम ऑफ दैट लाइट। पूरा नहीं करेगा, कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेता है लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आईज एंड हेंस वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू हमारे इस रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा ये एरो हेड करके हम लोग दिखाएंगे, नाम देंगे ए बी, ये हो जाएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, पॉइंट से पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। एरो ऊपर की तरफ रहेगा और ये हमारा, ठीक है, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हो गए। बात करते हैं ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, लुमिनस और
नॉन लुमिनस। लुमिनस जिसके पास खुद का अपना लाइट है, सन हो गया, स्टार, बल्ब्स वगैरह हो गया। तो जिसके पास अपना खुद का लाइट है वो हो गया लुमिनस, और जिसके पास खुद का लाइट नहीं है वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हो गया नॉन लुमिनस। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात है। ठीक है, लेकिन ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर इस रे ऑप्टिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे लुमिनस या नॉन लुमिनस हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका खुद का लाइट आया या किसी दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट किया, लाइट तो यहां से आ रहा है ना, भले ही दूसरे का ही रिफ्लेक्ट किया, तो दूसरा तीसरा से हमें मतलब नहीं है। यहां से लाइट आया, इसका खुद का है ठीक है, दूसरे का भेज रहा है वो भी ठीक है। मतलब रे ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे उसको कंसीडर करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है इस रे ऑप्टिक्स के लिए। वो लुमिनस है कि नॉन लुमिनस से फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट है तो सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर हो गई ये बात है? चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है। तो सारे सरफेस रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो जब भी किसी भी सरफेस को लाइट स्ट्राइक करके बाउंस बैक इन द सेम मीडियम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रहा है किसी सरफेस को स्ट्राइक करके वापस से उसी मीडियम में आ जाए, ठीक है, तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द रिटर्निंग द लाइट to the same medium after striking a surface is called reflection of the light. The process of the bouncing back of the light in the same medium after striking a surface is called reflection of the light. The surface which reflects the light is called reflector. जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और जो सिल्वर और पॉलिश सरफेस होता है, जो शाइनी सरफेस होता है, वो बहुत अच्छे अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उन सरफेसेस को हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं। हाईली पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। मिरर क्या है? वो हाईली पॉलिश सरफेस है जहां पर अगर लाइट पड़ेगा तो 90% तक वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। बाकी जो सरफेस होते हैं वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का अमाउंट कम है लेकिन रिफ्लेक्शन है। जो सरफेस लगभग 90% 95% रिफ्लेक्ट कर दे उसको हम लोग मिरर बोलते हैं, और ऐसा करने के लिए उसे हाईली पॉलिश सरफेस का होना जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन सारे सरफेस से अकर कर रहा है क्योंकि आपको जो जो चीजें दिख रही हैं वो दिख रही हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? चलो अब रिफ्लेक्शन है तो कुछ इसके टर्म्स होते हैं, उसको की टर्म्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो हमने एक प्लेन मिरर यहां पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, इसके पास दो सरफेस होंगी, बहुत थिन ग्लास होता है, प्लेन ग्लास होता है। इसके एक साइड को हम लोग सिल्वर पेंट कर देते हैं। ये साइड हमने, ये जो डैश डैश कर रहा है जिस साइड में, इसको हमने पेंट कर दिया। इस साइड को हम लोग बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं कराना है। ठीक है, ये साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो भी लाइट इंसिडेंट हम लोग करेंगे वो इस साइड से करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये लाइट आया, तो जो लाइट मिरर सरफेस पर आएगा इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पर टकराएगा, लेट द पॉइंट इज कुछ भी नाम दे दो इसका, ये मिरर का नाम एम डैश दे देते हैं, पॉइंट का नाम हम ओ बोल देते हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब इसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं बाबू कि एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही पास करेगा, लेकिन इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, मिरर के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा बोलते हैं। ये मिरर से 90 डिग्री पर रहेगा।
90 डिग्री। इसको नॉर्मल का ही मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। कहां पे, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमेशा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करना चाहिए और मिरर सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। मतलब मिरर और इस इमेजिनरी लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है। हमारा रे ऑफ लाइट क्या करेगा, यहां से बाउंस बैक करेगा इन द सेम मीडियम, ठीक है। ये वापस चला गया, टकराया वापस चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो दो रे हो गए, आते हुए रे को इंसिडेंट रे, जाते हुए रे को सेम मीडियम में बाउंस बैक होते हुए रे को रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। हमारा यह एंगल आई क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमेशा नॉर्मल के साथ आपको देखना है, हमेशा एंगल नॉर्मल के साथ देखना है। ये जो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारे टर्म्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं, सभी के डिफिनीशंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। उसके बाद हमने यहां समझा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारे टर्म्स यहां पर आ गए हैं, ठीक। अब हमारे पास दो लॉज हैं, ठीक है। दो लॉज में से फर्स्ट लॉ बोलता है, तीन नाम याद रखना, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको यहां से काट दो और यहां ऐड कर देना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पूरा नाम लिख दीजिए इसका। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। बोलने का मतलब है कि सारे इस बोर्ड में लाइक, इस स्क्रीन पर लाइक करेंगे, कोई यहां इस वाल में इंटर किया उस वाल से निकला, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लेन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सारे के सारे जो भी हमने बात किया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अगर इंसिडेंट ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड ऐसे निकलेगा, नॉर्मल ऐसे। मतलब ये अगर हम प्लेन बनाए तो इसी प्लेन में इंसिडेंट आ रहा है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी प्लेन में नॉर्मल भी है। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। दूसरा बोलता है कि हमेशा हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, ठीक है। ये दो लॉ है जिसको आपको अच्छे से रट लेना है। क्या क्या हो गए, द इंसिडेंट रे, तीन नाम है, द इंसिडेंट रे, reflected and the normal at the point of incidence all lies in the same plane, and the second is the angle of incidence is always equal to angle of reflection, ठीक है। चलो कुछ यहां क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे ये हमने मिरर बना लिया और मिरर पर हम लोग एक इंसिडेंट रे यहां अज्यूम करते हैं, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये आने वाला रे है, ठीक है, इसने आया है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमारा क्या ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग यहां रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेते हैं और देन हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। चलो तो बाबू, अगर हम देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। और जैसे ही रिफ्लेक्शन का केस आएगा हम तुरंत बोलेंगे I इज इक्वल टू R, और हमने बोला दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री बोले हैं हम, ठीक है। तो आप तो जानते हो नॉर्मल, यहां जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पर है, और ये हमारा 30 डिग्री हो चुका है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो I इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो I अगर 60 है तो R भी 60 होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ऐसे हम लोग क्लास 8 में इसको कवर किए हुए हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। दूसरा सिचुएशन यहां लेते हैं
सपोज करते हैं हमारे पास दो मिरर है कुछ इस टाइप का, एक मिरर ये हो गया, दूसरा मिरर ये हो गया, ठीक है। और यहां पर इसको हम लोग सिल्वर पेंट कर लेते हैं। एक रे हम लोग लेकर आते हैं यहां पे, ऐसे ये टकराएगा, ऐसे जाएगा और ये टकराकर फिर ऐसे गया समवेयर, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, कैसे भी गया। अब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सारी जगह पे। ये रहा नॉर्मल और यहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, तो ये रहा नॉर्मल। और हमने बोला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। इस मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ये दोनों मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे रखे हुए हैं। हमने बोला दिस एंगल इज लेट 60 डिग्री। और फिर आपसे पूछा कि व्हाट इज I1 एंड व्हाट इज R1, और आपसे पूछा व्हाट इज I2 एंड व्हाट इज R2। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे, चूंकि ये 10th का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 8 का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है। सारे वैल्यूज, चूंकि I1 और R1 बराबर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, और I2 और R2 ये भी बराबर होगा, तो किसी एक का वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर दिक्कत आ रही है तो आप ट्राई करो, ठीक है, पीछे की चीजों को रिवाइज करो और फिर आंसर दो, ठीक है। आप दे सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो वेट करेंगे। चलो बात करते हैं। अब देखो सरफेस हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक है स्मूथ सरफेस और दूसरा है रफ सरफेस, ठीक है। एक है स्मूथ सरफेस, दूसरा है रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस से हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अब रफ सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो जब पैरेलल रेज आएंगे, इंसिडेंट होंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगे। इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। लेकिन जब रफ सरफेस की बात करेंगे, तो जब रफ सरफेस पे पैरेलल रेज डालोगे तो ये किधर जाएंगे ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पर आपका क्लियर इमेज दिखेगा, यहां क्लियर इमेज नहीं दिखता है, ठीक है। तो लाइट एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं, यहां पर लाइट मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद वो मल्टीपल डायरेक्शन लेते हैं, और यहां एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भले ही रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो या प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्लेन सरफेस से भी होगा, कर्व्ड से भी होगा, स्मूथ से भी होगा और रफ से भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम पैरेलल रेज यहां पर लगाएं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर भी जा रहे हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, बाबू सारे फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये यहां पर आया, तो यहां पर हो सकता है जो नॉर्मल जाए वो ऐसे जाए, दिस इज द नॉर्मल। इस पार्टिकुलर छोटे से सेक्शन पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, तो जितना एंगल बनाता हुआ आया है उतना एंगल बनाता हुआ चला गया। मान लो यहां पर नॉर्मल हो गया ये, तो जितना एंगल आया है बनाता हुआ उतना एंगल बनाता हुआ जाएगा भी। और यहां नॉर्मल मान लीजिए हो गया कि ये, तो जितना एंगल आया है बनाता हुआ उतना ही एंगल जाएगा बनाता हुआ। देखो सारे जगह पर, क्योंकि इसके सरफेस अनइवन है, ठीक है, तो हर जगह का नॉर्मल का जो ओरिएंटेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा, जिस कारण से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी अलग अलग हो जाते हैं, और रिफ्लेक्शन का एंगल भी फिर अलग अलग हो जाएगा। तो सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, असर्शन रीजन हो या एमसीक्यू हो, कि जितने टाइप के सरफेस होते हैं, प्लेन हो, कर्व्ड हो, स्मूथ हो या रफ हो, सारे के सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इमेज के डिफिनीशन पे। तो व्हाट इज इमेज? अब हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ गए हैं। इमेज होता क्या है, व्हाट इज इमेज?
तो बाबू इमेज इज जस्ट द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट का आपका ऑप्टिकल अपीयरेंस जो बन रहा है उसी को इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दो चीजें हमारे पास है, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब किसी मिरर से कोई रे ऑफ लाइट टकराएगा, ठीक है, यहीं पर एक और कंसेप्ट यहां डील करेंगे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ये लाइट आपके आई में इंटर करेगा। बाबू रिफ्लेक्टेड रे आपके लाइट आई में इंटर कर रहा है, तो जानते हो तुम इस रे को कैसे देखोगे, तुम देखोगे इसको स्ट्रेट डायरेक्शन में। भले ही आप मिरर के अंदर इसे देखने लगो, लेकिन आप इसको बेंड करता हुआ नहीं देख सकते हो। आप किसी भी लाइट को देखोगे एकदम स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है, ऊपर में है एयर, तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा, तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे, जिसको इंटरफेस बोलते हैं, वहां पर ये बेंड कर जाएगा, ऐसा कॉर्नर डेवलप करेगा, कर्व नहीं कॉर्नर डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब ये आपके आई में इंटर किया सपोज दैट, तो आप इसको देखोगे स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसको भी देखोगे। बात समझ में आ रही है? आप लाइट को बेंड होता हुआ नहीं देखोगे, आपके आई में जब लाइट इंटर करता है तो आप उस लाइट रे को एकदम स्ट्रेट देखते हो। ठीक है, दोनों केस में देखो, आपका जो लाइट है जो आपके आई में इंटर किया है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आता हुआ दिख रहा है, और आपके आई में इंटर होने के कारण यही इमेज भी बनाएंगे। ठीक है, आपका नजर ही देखता है, तो नजर में जो आई में जो लाइट इंटर किया वही लाइट आपका इमेज दिखाएगा। आप उसको कैसे देखोगे? तो स्ट्रेट डायरेक्शन में देखोगे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इमेज बनता कैसे है। तो जब कभी भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे या अपीयर्स टू मीट करेंगे, कभी कभी ये आपस में मीट नहीं भी करते हैं, उसके लिए भी हम लोग यहां पर एक देख लेते हैं कि एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से एक्चुअली रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से ही इमेज बनता है। इंटरसेक्शन देखने के लिए या इंटरसेक्शन होने के लिए कम से कम दो रेज का होना जरूरी है। ठीक है, तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से कम दो रेज आपको निकाल के लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के मीटिंग से रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से ही इमेज बनेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए कम से कम दो रेज चाहिए। तो यहां से दो रेज निकाल लो, एक ले आओ ऐसे और दूसरा ले आओ ऐसे। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ऐसे मुड़ गया, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों हमारे आई में इंटर किया। ये इतना वाइडर नहीं है, ठीक है, ये काफी स्मॉल विड्थ का होता है, तो इंटर करेंगे। तो इस लाइट को हम लोग देखेंगे स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसको भी देखेंगे स्ट्रेट डायरेक्शन में, दोनों का यहां पर मिलना हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहीं पर इमेज बन जाएगा। बाबू रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर एक्चुअली कभी मीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो कभी आगे मिलेंगे नहीं, तो ये पीछे आके मिलते हुए दिखते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। अगर ऐसा हो जाता कि रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाकर मिल रहे हैं, सही में मिल रहे हैं, तो इट एक्चुअली मीट्स, ये सही में मिल गए, ये अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर? तो अब सुनो डिफिनेशन ऑफ द इमेज क्या है। इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज बनता कैसे है? व्हेन रिफ्लेक्टेड
और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, दो रेज का आपको नाम रखना है यहां पे। व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट्स और अपीयर्स टू मीट, दोनों केस में इमेज बनेगा। जब सही में मिल जाएंगे या अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं तो दोनों ही केस में इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वापस एक बार और देखते हैं। when the reflected or refracted rays meets or appears to meet, then there is formation of the image, and image is the optical appearance of the object। ठीक है, तो इमेज कैसे बना बाबू? जब कभी भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे या appears to मीट करेंगे तब जाकर इमेज बन जाएगा। ठीक है, कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट टू मेक द इमेज। इमेज के फॉर्मेशन के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट से कम दो रेज आपको निकाल के लाना ही है। क्लियर हो गई ये बातें? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इमेज दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक्चुअल मीटिंग हुआ है रेज का, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का, तो यहां जो इमेज बनेगा इसको बोलेंगे रियल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं किए हैं, दे अपीयर्स टू मीट, तो यहां बनेगा वर्चुअल इमेज। तो इमेज दो टाइप के होते हैं बाबू, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। When reflected और refracted rays actually meet, जब वो सही में मिलते हैं तब रियल इमेज बनता है। और when reflected और refracted rays appears to meet, then virtual image का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज कैन बी obtained on a screen, very important। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आ जाएगा। न्यूमेरिकल में बोलेगा सेंटेंस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, तो जैसे ही तुम बोलोगे कि अच्छा इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, दैट मींस इमेज इज रियल, वहीं से तुम कंक्लूड कर लोगे कि चूंकि इमेज स्क्रीन पर बना है इसलिए वो इमेज हमेशा रियल होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो आप सिनेमा हॉल में जो फिल्म देखते हो वहां पर जो इमेजेस हैं वो रियल है, वो रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, वो रियल इमेज है। तुम बोलोगे, अब आगे चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो वहां पर जो एक्टर और एक्ट्रेस वो उल्टा दिखते क्यों नहीं है? तो बाबू जो सोर्स है वो उल्टा है और इस उल्टे का उल्टा आपको सीधा दिख रहा है। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो अगर हम सोर्स को ही उल्टा रखे हुए हैं तो इसका इमेज हमेशा सीधा दिखेगा, क्योंकि ये सोर्स के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड बना देता है। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है वो रियल है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनेगा। ये आपको मिरर में देखने को मिलता है, प्लेन मिरर में जनरली हमको वर्चुअल इमेज देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो इमेज कितने टाइप्स के होंगे? तो इमेज हमारा हमेशा दो टाइप्स के होंगे, रियल एंड वर्चुअल। रियल जो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट करते हैं तब बनेगा, या अपीयर्स टू मीट करेगा तो वर्चुअल बनेगा। रियल स्क्रीन पर मिलेगा, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, वर्चुअल स्क्रीन पर नहीं बनेगा, ये हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक है, अब कुछ रेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल मिला जुलाकर हमारे पास तीन रेज रहेंगे। ठीक है, ये पैरेलल रेज हो गया। ठीक है, पैरेलल रेज, जब रेज एक दूसरे से पैरेलल मूव करेंगे तो ये पैरेलल रेज पैरेलल बीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैरेलल बीम is a group of light ray that travels in the same direction and are equally spaced, never meeting। ये कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रेज कभी कहीं नहीं, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर मिलते हैं। और अगर इन्फिनिटी पर सोर्स है, अगर आपने इन्फिनिटी पर सोर्स रखा है तो वहां से जो रेज निकलेंगे वो आकर पैरेलल हो जाते हैं।
ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे वो पैरेलल हम लोग देख लेंगे और पैरेलल रेज ले जाकर हम इन्फिनिटी पर मिलाएंगे। दूसरा, डाइवर्जेंट बीम, जब रेज एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो बाद में आपस में कभी नहीं मिलेंगे, तो इसको डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जेंट रेज के नाम से जानते हैं। इनका एक्चुअल मीटिंग नहीं होता है, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग रेज या कन्वर्जेंट बीम, ये एक सिंगल पॉइंट की तरफ जाते हैं एक्चुअली में मीट करने, तो यहां पर हमेशा रियल इमेज बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पहला वीडियो है, जो पहला पार्ट है, उसमें हमने सारे बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में सीधा स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस या स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर नहीं है, स्फेरिकल मिरर ही है। ठीक है, तो प्लेन मिरर आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड भी बनाता है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप देख सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप के होंगे, कनकेव और कन्वेक्स। सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय and thanks all of you for watching this video.